अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, काफ़ी हंगामा इस वक्त जारी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, क्योंकि हर रोज़ ही नई अपडेट्स आ रही हैं इलेक्शन के हवाले से। पहले तो हमने देखा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हुए और फिर उसके बाद अब बड़ी तेज़ी से इन ट्रिब्यूनल्स में, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में ये कागजात की मंजूरी का अमल जारी है। लेकिन अभी ये सारा शोर मचा ही हुआ था कि इस दौरान सेनेट ऑफ पाकिस्तान से एक आज करारदाद मंजूर हुई है इलेक्शन के इल्तिवा के लिए। ये बड़ी अजीबोगरीब करारदाद है और इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक महीना और चंद दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में, और इस मौके के ऊपर सेनेट की तरफ से, जो कि इस वक्त वाहिद एक ऐसी नुमाइंदा फोरम है जहां पर पब्लिक के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी तरफ से ऐसी करारदाद की आखिर क्या ज़रूरत पेश आई और इस करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया। बाद में मुख्तलिफ जमातें अब ज़रूर ये कह रही हैं कि हम तो इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, तो फिर कौन है कि जो इलेक्शन का इल्तवा चाहता है और क्यों फिर ये करारदाद मंजूर हुई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि जनाब इलेक्शन तो 8 फरवरी को अपने वक्त मुकर्ररा पर ही होंगे, करारदाद कोई बाइंडिंग नहीं है जिस पर अमल करना ज़रूरी हो, तो लिहाजा हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फिर से क्या शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर नाअहली से मुतल्लिक एक अहम केस की समाअत रही है इस वीक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस मौके के ऊपर फैसला भी महफूज कर लिया गया जो अभी तक सुनाया नहीं गया, लेकिन क्या वो फैसला मुतवक्के तौर पर हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मज़ीद अगर बात करें तो जो हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पर पीटीआई की तरफ से काफ़ी हलचल जारी है। बैट का निशान उनसे वापस ले लिया गया है और जिसको दोबारा वापस हासिल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़र्द जुर्म आयद कर दिए तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, इमरान खान साहब के ऊपर भी, फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी। तो इन केसेस का क्या फ्यूचर है, इस पर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करने के लिए। आप सबको मैं खुशामदीद के, और आज ख़ास तौर पर 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो जनाब मौजूद है मोहम्मद असलम गौरी साहब, आप तर्जुमान हैं JUIF के। गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं ज़रा दोनों से थोड़ी बात ज़रूर करना चाह रही हूँ। पहले गौरी साहब आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि JUIF का भी ये एक मौक़िफ़ रहा है थ्रू आउट के इलेक्शन जो हैं वो डिले कर दिए जाएं। एक तो थ्रेट्स भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्हें मौसम की शिद्दत का भी अंदाज़ा है कि बर्फ़बारी भी होती है, मुश्किलात होती हैं। तो आप लोगों ने भी आज इस करारदाद को सपोर्ट किया है जो सेनेट में मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि हमने इस पे ये ज़रूर कहा है कि हमें वहाँ पर जो थ्रेट्स हैं या हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने वोटर तक पहुँचने के लिए, हमें वो दी जाए। हमने ये भी मौलाना साहब ने कहा है कि जी इस वक्त मौसमी हालात बहुत ख़राब हैं, इनको भी मद्देनज़र रखा जाए। तो ये ऐसे ही है जैसे दूसरी पार्टियां भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं, तो हमारे वहाँ तो नेचुरल सूरत हाल है। आप देखिए ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, और इस वक्त तक तो ये है कि मौलाना साहब को भी थ्रेट लेटर जारी है, असद महमूद साहब को भी थ्रेट लेटर जारी है, फिर हमारे एक उम्मीदवार को परसों अटैक भी हुआ है। इलेक्शन डिले हो जाना चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ। मेरा ख्याल हम ये समझ रहे थे कि इलेक्शन डिले, मौलाना साहब से उसने क्वेश्चन हुआ था, साफ़ी ने किया, तो उन्होंने कहा 10 से 15 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कम से कम मौसमी हालात से तो हमें बच जाएंगे, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी में जो सर्द इलाकों के लोग होते हैं वो गर्म इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं, और जब वो गर्म इलाकों में शिफ्ट होते हैं तो उनको वापस ले जाना, पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना एक बड़ा इशू होता है। तो ये इसलिए उन्होंने कहा था कि 15-20 दिन बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद याद होगा आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू के दौरान में यह बात कही थी। अब सूरत हाल ये है कि आज जो कुछ हुआ, JUI को ना पता था, ना कोई एतमाद में लिया गया, ना हमारा कोई सेनेटर अंदर मौजूद था, ना हमारा कोई सेनेटर बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, और ये जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ है, और हम खुद भी हैरान हैं, जैसे आप हैरान हैं हम भी हैरान हैं कि ये क्या हुआ है। और इस हद तक हम नहीं हैं कि ये इंतखाबात को मुलतवी किया जाए 2 या 4 महीने के लिए। हमारा ख्याल ये है कि अगर 10-15 दिन मौसमी हालात की वजह से अगर ऊपर नीचे किए जा सकते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। चलो जो दूसरे मामलात हैं वो तो हम फेस कर ही रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, बड़ा पुराना फेस कर रहे हैं। मुझे याद है
आज से 3 महीने पहले हम लाहौर में हमने यानी आप चंद दिनों के लिए यहाँ एक 10-15 दिन के लिए तो कह सकते हैं कि जी डिले हो जाए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। लेकिन भट्टी साहब, आज ये जो सभी हैरान हो रहे हैं, तो इस पर जरा आप भी तो लब कुशाई कीजिए कि आखिर ये फिर किसी ने तो मूव किए, किसी को एकदम क्या ख्याल आया, क्या सूझी कि उसने आकर एक करारदाद मूव की। दिलावर साहब सेनेटर हैं जिन्होंने ये करारदाद मूव की, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 13 या 14 अफराद थे सेनेटर्स और उन्होंने इसको मंजूर भी कर लिया। तो ये क्यों, इसके पीछे क्या वाकई कोई वजह हो सकती है या अचानक ही ये महज इत्तेफाक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 70 और 80 की दहाई नहीं है कि लोगों को एक ही वक्त में 25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझ के बेवकूफ बना दो। कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कभी भी ये काम अचानक नहीं होते। चेयरमैन सेनेट लूम में थे, अमूमन जुमे के बाद सेशन नहीं होता, कोरम पूरा नहीं था, 103 बंदे थे, 14 में से कुछ लोग के। बदकिस्मती ये है कि ज़ियाउल हक तो 90 दिन की बजाय 11 साल निकाल गया मुशर्रफ। अब ये जो जमहूरी निगरान डिक्टेटरशिप है, इसमें आगे ही पंजाब और केपी और वफाक तीनों ही आईनी मुद्दत मावरा आइन कर चुके हैं, आइन तोड़ चुके हैं, 90 दिन के ऊपर नहीं जा सकता। क्या अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह इस मुल्क में सबको मुहाफिज हो कि 2013 में तो इससे बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी, वो तो इलेक्शन 100 साल नहीं होने चाहिए थे। अगर उसकी फिगर्स आप गिन लें किस किस पे अटैक हुए। रह गई बात कि थ्रेड लेटर कौन जारी करता है और कौन सा लीडर है जिसको थ्रेड लेटर नहीं है? क्या इमरान खान को 18 में नहीं थे? क्या नवाज शरीफ को नहीं था? क्या उसको नहीं था? हफ्ते में एक दो थ्रेड लेटर लाजमी निकलते हैं। यहाँ ब्लास्ट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ खुदा ना खास्ता हो सकता है, कुछ नेटवर्क ब्रेक हो जाते होंगे, कुछ बात जब वो वाकया हो जाए तो कहते हैं देखा हमने पहले कह दिया था ना हो, तो थर्ड लेटर सैकड़ों होते हैं। तो ये एक साजिश है और आपको इसके पर्दे नशीब देखिए, इसका बेनिफिशरी कौन है? वो जो गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत में बैठे 4 सूबाई हुकूमतें, एक वफाकी हुकूमत। भाई 5-6 दिन में 8 दिन में क्या होगा? क्या कितना मौसम बदल जाएगा? वहां तो मार्च तक भी बर्फ पड़ती है। जहां बर्फ पड़ती है मार्च में भी पड़ती है, क्या माजी में? बिल्कुल ठीक है, एकदम मौसम तब्दील तो नहीं होगा। भट्टी साहब आप साथ ही रहिएगा, लेकिन इमरान साहब, जहां बेनिफिशरी की बात हो रही है तो आपके नजदीक बेनिफिशरी कौन है? और सिर्फ हम ये नहीं इस वक्त देख रहे कि बेनिफिशरी कौन है, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि सियासी जमातें भी उस तरीके से कोई इलेक्शन के लिए बहुत हमें जोशो खरोश में नजर नहीं आ रही। PMLN तो अभी तक बाहर ही नहीं निकल पा रही है, कोई जलसे जुलूस नहीं। पीपल्स पार्टी किसी हद तक थोड़ी बहुत कैंपेन करती नजर आ रही है, PTI के अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, तो हमें तो वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। तो लग रहा है बेनिफिशरी तो फिर ये सब जमातें भी तो नहीं है कहीं ना कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन भट्टी साहब आपकी ख़ास तौर पे तवज्जो चाहता हूँ। आज के सारे मामले पे हामिद मीर साहब ने बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई है। हामिद मीर साहब, जो आपको पता है कि मुल्क के एक नामवर और जय्यद सहाफ़ी हैं, वो ये सुनाते हैं आज की स्टोरी के बारे में कि वो उस वक्त चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मौजूद थे और वहाँ पे मुख्तलिफ सेनेटर्स भी बैठे हुए थे और खुश गपियाँ थी और सारी ये बातें हो रही थी कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब उन्हें बता रहे थे कि वो 35 के करीब जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं बलूचिस्तान में, उसमें बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो अपने बंदे खड़े कर रही है और अगली हुकूमत जो है वो हुकूमत वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हामिद मीर साहब ने कहा कि अगरचे सादिक संजरानी साहब पे काफ़ी दबाव था माजी करीब में, पहले मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो दबाव बर्दाश्त किया और उन्होंने दबाव डालने वालों को ये बावर कराया कि देखें हमारी पार्टी चाहे छोटी सही, हम ये पार्टी हमने बनाई है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके साथ ही रहेंगे और ये सारा मामला करेंगे। वो कहते अचानक वहां पे बैठे अचानक एक बंदा अंदर आया और उसने चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब के कान में कोई बात की। जैसे ही उनके कान में बात हुई तो चेयरमैन साहब वहां से उठे और नीचे तशरीफ ले गए। किसी को नहीं पता था कि कहाँ था। बकौल हामिद मीर साहब उस वक्त जो सेनेटर वहाँ बैठे थे और ख़ुद हामिद मीर साहब ये सब 2-4-5 मिनट वहाँ इंतज़ार करने के बाद ये सोचने लगे कि पता नहीं चेयरमैन सेनेट साहब अचानक कहाँ चले गए हैं।
तो फिर किसी ने से इन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नीचे तो चेयरमैन सेनेट जो हैं वहाँ नीचे गए हैं और नीचे सेनेट का इजलास जारी है। तो ये लोग बड़े परेशान हुए और नीचे गए, जब देखा तो वहाँ पे इजलास जारी था और उसमें 12 के करीब लोग उस वक्त मौजूद थे, 2 लोग बाद में भी आए, और वो जो लोग थे उनकी अक्सरियत जो है वो बाप पार्टी से ही, सादिक संजरानी साहब की पार्टी से और आज़ाद अरकान पे मुश्तमिल थी। एकदम से वहाँ पे दिलावर साहब की तरफ से ये करारदाद पेश की गई और एकदम से ही वो मंजूर कर ली गई। इस पे बैरमन साहब जो पीपल्स पार्टी की अब पूछने पे कह रहे हैं कि उन्होंने इख्तिलाफ किया, बकौल अहमद मीर साहब उन्होंने बिल्कुल वहाँ इख्तिलाफ नहीं किया, खामोश रहे। अलबत्ता अफनान उल्लाह जो है सेनेटर मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ना सिर्फ उसकी मुखालफत की बल्कि उस पर एहतजाज किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह जो हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो मामला ये है, यानी अफनान उल्लाह को सपोर्ट किया, उस करारदाद को सपोर्ट नहीं किया। तो वो कहते हैं कि लेकिन ये जो दिलावर साहब हैं ये भी तो पीएमएलएन के ही हिमायती याफ्ता है ना। वैसे ये इसलिए आजाद लड़े थे क्योंकि उस वक्त पीएमएलएन से सेनेट इलेक्शन से पहले निशान वापस ले लिया गया था, लेकिन है तो ये पीएमएलएन के ही। मामला ये है कि वो फोन किसका था, और ये इससे भी अहम बात भट्टी साहब आखिरी बात ले लें फिर आप इस पर जरूर तबसरा कीजिएगा। बकौल अहमद मीर साहब जो वो कहते हैं कि उन्होंने नवंबर में अपने प्रोग्राम में भी कहा था और रिसेंटली भी बात की है, उनका ये कहना है कि मौजूदा निगरान वजीर आजम, वो ये कह चुके मौजूदा निगरान वजीर आजम जो हैं वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते, वो भी शायद इस साजिश का हिस्सा हैं कि इलेक्शन जो हैं इंतखाबात वो मुलतवी कर दिए जाएं, आगे कर दिए जाएं। जी भट्टी साहब। इमरान साहब, एक तो मेरे मुंह पे शायद बेवकूफ लिखा था, मैंने दोया पढ़ा नहीं गया, कहता जाने ना जाने कुल ना जाने बाग तो सारा जाने। आमिद मीर साहब तो हमारे भाई हैं दिया था, लेकिन ये सबको पता है किसने कराया ना, अचानक हुआ। चेयरमैन सेनेट को पहले पता था, कल रात उनकी एक नकीज नशिस्त हो गई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, क्यों मेरी जिंदगी के बैर पे है। अरके शरीफ मुझे ला दे, मैं भी खुल के बात कर लेता हूँ। अल्लाह खैर। लेकिन चौधरी साहब इसकी लीगल हैसियत पे भी बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक बात तयशुदा है कि कोई भी करारदाद कोई कानूनी हैसियत तो नहीं रखती, अखलाकी हैसियत बहरहाल रखती है। तो आप समझते हैं कि इससे कोई हम ये नतीजा करें कि इससे वाकई कोई साजिश की बू आ रही है, या फिर ये अगर किसी ने की भी ऐसी कोशिश तो उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, एक तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है, ज़ाहिर है, लेकिन किसी भी करारदाद जो है एक इजहार होता है। लेकिन जिस तरह से ये इजहार किया गया है, सेनेट के अंदर 104 का ऐवान है, उसमें 12 सेनेटर्स ने खड़े होके एक बेमंतकी और बेतुकी गुफ्तगू की, उसमें सेनेटर अफनान उल्लाह का आज किरदार सराहना होगा। नॉर्मली वो इस किस्म की बातें नहीं करते, वो लड़ाई ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने उसमें इलेक्शन जो करवाने के हक़ में वो स्टैंड लिया, और जो माइनॉरिटी के सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया और करारदाद की मुखालफत की। तो ये करारदाद जो है मेरे ख्याल में एक वो जैसे कहते हैं ना कि टेस्टिंग वोटर टेस्ट का है। अच्छा। ये देखने के लिए कि इसमें क्या रिएक्शन आता है। लेकिन 3 बड़ी जमातों ने जो सेनेट में भी एक्सरियर रखती हैं, PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, तीनों ने खुद को डिस्टेंस किया है। तो इस करारदाद की अहमियत तो वैसे ही फारिग हो जाती है पोलिटिकली भी, जब जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जिनका स्टेक है वो इससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो अपने सेनेटर को शो कॉज नोटिस भी इशू किया है। तो ये करारदाद जिस तरह से लाई गई है वो, और किस वजह से लाई गई है, ज़ाहिर है इलेक्शन को लेट ना कराने की साजिश तो है, लेकिन मेरा ख्याल में ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती। इलेक्शन ज़रूर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर भी देगी, और जो मौजूदा जी ठीक है चौधरी साहब, इस वक्त हमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी जोड़ लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, और उनसे भी इस मामले पे बात करते हैं। अली जफ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, आज ये जो सेनेट में हुआ है करारदाद अचानक से आई, कैसे पेश हो गई, बड़ी जमातें इसको सपोर्ट करती नज़र नहीं आई, तो आप क्या समझते हैं अभी भी कुछ कुव्वतें हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो? देखिए जी, पहली बात तो इसको आप करारदाद ना कहिए, ये तो एक्चुअली कोई 10 या 11 लोग थे जो उधर बैठे थे,
और उनमें से कुछ ने एकदम ये रेजोल्यूशन पास करके तो अपना उसको रेजोल्यूशन का नाम दे दिया। ना तो ये रेजोल्यूशन है, ना ये तरीकेकार अपनाया गया रेजोल्यूशन के लिए, और ना ही इसमें किसी ने डिबेट की या वोटिंग की। जब रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो एक दिन पहले ऑर्डर्स ऑफ द डे में उसका बकायदा जिक्र होता है और उसके बाद उसकी डिबेट होती है, फिर रेजोल्यूशन पास करती है और हर जमात वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बकायदा उसके ऊपर वोटिंग होती है। वो तो कोई चीज़ फॉलो की नहीं गई, बल्कि 12 बजे एडजर्न हुआ सेनेट का सेशन चुनने के लिए और उसके अचानक 2 बजे रेजोल्यूशन आके तो उसको कहा कि हमने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन मेरा ख्याल है सेनेट के साथ भी और पूरे पाकिस्तान के साथ मजाक है और इसका मैं ढूंढा है कि मैं दोबारा से एक सेशन बुलवा रहा हूँ सेनेट का और ये रेजोल्यूशन को हम मुस्तरद करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, और उसको दोबारा बैरिस्टर अली जफर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आप आईनी माहिर भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये करारदादें असम्बली में हों या उनकी एक अलग हैसियत होती है, लेकिन सेनेट क्योंकि हाउस ऑफ फेडरेशन समझा जाता है, यहाँ पे तमाम सूबों की मसावी सीटें होती हैं और इसको इसीलिए वाने बाला भी कहा जाता है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये अगर आज टेस्टर भी लगाया गया बकौल फैसल चौधरी साहब, तो लेकिन अगर ये किसी साजिश के लिए टेस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है तो ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए और पूरे निज़ाम के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है? देखिए जी, अगर तो इस रेजोल्यूशन को कायदा टेबल किया जाता और फिर सेनेट पास करती तो फिर तो उसको आप कह सकते थे कि इसकी बड़ी कोई अहमियत है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर 8-9 लोग बैठ के उसको फैसला करें और कहें रेजोल्यूशन है तो वो रेजोल्यूशन नहीं बनती सेनेट की। और उसके अलावा आप ये देखिए कि अब ये जो रेजोल्यूशन होती हैं सेनेट की वो सिर्फ एक रिजॉल्व होता है, एक तरह से वो उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती, वो उसको तब्दील नहीं बाइंडिंग नहीं है कि उस पे फॉलो करना है उसको। बिल्कुल ठीक जी। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शाजी ये भी सर इस पे रोशनी डालिएगा कि हाउ वुड सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट टू इट। आपका क्या ख्याल है कि कोर्ट्स का रिएक्शन इन बातों पे क्या होगा? क्या वो इलेक्शन डिले करने देंगी? पहली बात तो ये 8-9 लोगों ने पास किया है रेजोल्यूशन, तो इसका असर कोर्ट पे नहीं होगा। इन एनी केस रेजोल्यूशन का असर कोर्ट पे नहीं होता क्योंकि कोर्ट में भी आइन के मुताबिक फैसले करने होते हैं और नहीं सर, वो स्पेसिफिकली इस रेजोल्यूशन का नहीं, जो इलेक्शन डिले करने की कोशिशें हैं मैं उसके बारे में इससे पहले उमैर न्याजी को देखिए ना, तौहीन अदालत का नोटिस उमैर न्याजी को इसी बुनियाद पर हो गया कि आपने इलेक्शन को डिले करने की एक तरह से कोशिश की है, लेकिन अब क्या सेनेटर्स को भी होगा? वो उमैर न्याजी साहब को नोटिस जो है वो तो सेनेट को नहीं हो सकता, सेनेट को कंटेम्प्ट नहीं इशू कर सकता सुप्रीम कोर्ट। सेनेट की अपनी कार्रवाई होती है, लेकिन ये एक तरह से मजाक ही बन गया ना आपकी एक इंस्टीट्यूशन का। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों ने ऐसी रेजोल्यूशन पास की जो आइन के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली फिर एक तरफ यानी जो जितने भी लोग थे जिनके कल नाम आ जाएंगे वो लोग एक तरह से ये कह रहे हैं कि आइन की हमें कोई है ही नहीं ख्याल, हमें कोई उसकी वक़्त ही नजर आती और हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे। चलिए रेजोल्यूशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, पीटीआई को इस वक्त काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, बल्ले के निशान के लिए भी आप लोग कोर्ट में हैं, फिर अब ये जो इमरान खान साहब की एहलियत से मुतालिक समाअत करवाना चाह रहे हैं आप लोग, उस पर अभी तक केस फिक्स नहीं हुआ है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है बैट के लिए पहले आपको हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच का फैसला था उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट आप लोग पहले चले गए हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर आपसे यही कहे कि पहले आप फैसला 9 जनवरी को आने देते फिर आप आ जाते। ये बिल्कुल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुन भी सकता है। हमें जो इशू है ना वो अगर आप उसको देखें तो इशू टाइमिंग का है, क्योंकि 13 तारीख को या 12 तारीख को ये सिंबल अलॉट होने हैं, तो हमें उससे पहले कहीं ना कहीं से किसी अदालत से फैसला लेना है। इसीलिए हम बिल्कुल पिशावर हाईकोर्ट के सामने भी, डिवीजन बेंच के सामने भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो जो दूसरे जज साहब थे पिशावर हाईकोर्ट के, जिन्होंने पहले हाईकोर्ट जज साहब का फैसला तब्दील किया, क्योंकि हमारी नज़र में वो भी गलत है, तो हमारे पास एक हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको वापस भेज दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ले,
ये तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप इधर ही सुन लें कि मेरी टाइमिंग ऐसी है कि जरूरी है कि इसका फैसला जल्द से जल्द। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इस पे भी फरमाइएगा, क्या पीटीआई चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार करिए? क्योंकि कल शेर अफजल मरवत साहब ने तो बड़ा खुले तौर पर इस बात का इजहार किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई इंडोर्समेंट नजर नहीं आई। तो क्या ये शेर अफजल मरवत साहब का एक ज़ाती हैसियत में बयान समझा जाए, या वाकई आप लोग इस चीज़ के पीछे खड़े हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आपके कोई केस ना सुने? देखिए, मेरा बयान तो कल का ही आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, और मेरा बयान यही है कि मैं जो मरवत साहब का बयान है ये पीटीआई का बयान नहीं, उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन पीटीआई इससे बिल्कुल मौक़िफ़ को, बल्कि मैं जाती तौर पे इसको कंडेम करता हूँ, इस किस्म की स्टेटमेंट को। मैं तो ये बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि आपने आपके चीफ जस्टिस हैं, चाहे किसी भी कोर्ट के हों, आपका कोई जज भी हो, आपका कोई इंस्टीट्यूशन का हेड भी हो, आपको उनसे इज्जत और एहतराम से और पूरी एतमाद के साथ उनकी बात, हम जाते हैं अदालत में, आफ्टर ऑल इसी के हमें एतमाद है अदालतों पर, अदालतें हमें रिलीफ दे रही हैं। आपने देखा कि इलेक्शन पिटिशन तकरीबन हमारी 80% जो हैं वो ऑलरेडी हमारे हक में हो चुकी हैं पीटीआई के। तो ये कहना कि अदम एतमाद है, बिल्कुल ये गलत बात है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बयान था उनको वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें नहीं ले रहे वापस जो आपको बयान पे कायम है, तो फिर उनका जाती बयान है। क्या ख्याल है आपका अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो सकेगी इलेक्शन से पहले, यानी जो आगे 13 जनवरी से पहले तक एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? अभी तक तो समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई आपकी दरख्वास्त। ये देखें, एक दिन की बहस की बात है, जिस दिन फिक्स हो गया इंशाल्लाह उस दिन जो कन्विक्शन है तोशा खाना की सेंटेंस तो ऑलरेडी उसका खत्म हो गया, सस्पेंडेड है, कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड हो जाएगी, और अब सिर्फ लगने की देर है कि केस। अच्छा, ये फरमाइएगा अली ज़फ़र साहब, ये पीटीआई ने मियां साहब के कागजात चैलेंज क्यों नहीं किए? अभी तो उनके ऊपर जो तायात नैली वाला मामला था उसके ऊपर फैसला भी नहीं आया था, आज वो महफूज हुआ है, तो इस बात को बनाया जा सकता था बेस और चैलेंज किया जा सकता था, तो ऐसा इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? कोई स्ट्रेटजी नहीं थी जी, मेरा ख्याल है एक चैलेंज हुआ है उनका, शायद किसी एक आध सीट पर वो शायद जहाँ वो लड़ रहे हैं मानसेरा से, वहाँ शायद चैलेंज हुआ है, हो सकता है मुझे, लेकिन जी एक जगह पे हुआ है शायद, बाकी दो स्वाति साहब ने किया। जी हाँ, किया है वो, तो हम पे मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है, स्वाति साहब ने किया है, और उसकी मैं ख्याल उस केस की डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट आया तो फिर वो नीचे भी नायल हो जाएंगे, अगर फेवर में आया तो फिर कुछ और बात है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर फिर ये बैट के निशान का नहीं होता, बिल फर्ज के नहीं मिलता, आप लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, तो फिर क्या ऑप्शन है? क्या आप लोगों के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे, या फिर किसी छोटी जमात के साथ इल्हाक हो सकता है? देखिए जी, हमारा स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। हमने क्योंकि आपको पता है कि टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें वक्त की हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 12 से पहले ये कोर्ट के फैसले होने चाहिए। तो हमारा पहली तो अटेम्प्ट होगी कि हम अदालत के जरिए ये चीज़ को रिजॉल्व करें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो सका तो हमारा प्लान भी है, और वो प्लान भी कुछ लोगों को पता है। इंशाल्लाह आप अगर मसला हुआ, अगर ये अदालती हम उसमें अदालत से हमें ना रिलीफ मिल सका खुदा न खास्ता, तो फिर हम वो प्लान बी जो है वो भी आपके सामने रख देंगे। और वो जिस तरह मैं बार बार बयान दे रहा हूँ कि परेशानी की जरूरत नहीं है हमारे सपोर्टर्स को, हमने प्लान बी भी रखा हुआ है अपने पास। ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक की तरफ भी जाने चौधरी साहब, अभी आके हम इस पे फर्दर डिस्कशन भी करें। गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्लम गौरी साहब।
असलम गौरी साहब, आपका मैं एक फाइनल कमेंट ज़रूर ले लूँ और फिर मैं जाऊँगी ब्रेक की तरफ। सर ये फरमाइएगा, JUIF अब क्या कोई सोच रही है मजीद किसके साथ आप फाइनली इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट में जा रहे हैं? क्या फैसला हुआ? क्योंकि मुलाकातें तो आपकी पीपल्स पार्टी से भी हुई, PMLN से भी हुई। ये आप पहले नहीं सुन रहा था, आप ठीक है मैं समझ गया आपकी बात को। अब आवाज आपकी जी, मैं इंतखाबी बात समझ गया कि आप जी हमारी इस वक्त सिंध में GDA के साथ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और सीट एडजस्टमेंट और प्लस MQM के साथ आज भी मुज़ाकरात हुए हैं। चंद सीटों के अलावा तकरीबन उनके साथ भी मामलात हो चुके हैं और कोई डेडलॉक कहीं भी नहीं है। इसी तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है, नून लीग के साथ भी बात चल रही है और हम सभी तो 1-2 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसी तरह KPK में हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से बात हुई है, NP से भी बात हुई है, शेरपाव साहब से भी बात हुई है, पीपल्स पार्टी से बात हुई है, नून लीग भी राब्ते में, बल्कि शांगला में हमने एक सीट एडजस्टमेंट कर भी ली है, शांगला में अमीर मुकाब साहब से। तो बलूचिस्तान में भी इसी तरह, बलूचिस्तान में हम समझते हैं कि हमें शायद ज़रूरत अगर पड़े तो किसी जगह पे कॉम्प्रेस जमातों के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो, जो PDM का हिस्सा रहे हैं, हम उन सब के साथ मिलके चलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद असलम गौरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पहले हाफ में डिस्कशन में आ चुकी हैं। आप ज़रा इनका तज्जिया एक कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास काफ़ी आ चुकी है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जो अभी अली ज़फ़र साहब ने भी गुफ्तगू की और जो पॉलिटिकली एक अदालतों में बल्कि इनफैक्ट मामला चल रहे हैं PTI के, वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदालत से जुड़ी हुई हैं। तो आपकी क्या राय है? PTI को अदालतों से लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर हम्बली अपने लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि उनको इन अदालतों से उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसे किया जाना चाहिए। समीना देखिए, ये जो लड़ाई है जो है, ये कोई अक्लमंदाना काम नहीं होता। ये आपको याद होगा पैनामा पेपर्स के दौरान भी मियां नवाज शरीफ उनकी पार्टी ने जजेस को हदफ का निशाना बनाया और उसके बाद भी मतलब वो जब भी उनका होता है, उनकी पसंद नापसंद के जो फैसले आते हैं तो उसके मुताबिक वो जजेस को हदफ तनकीद भी रखते हैं। और फिर इस तरह JUIF ने भी पिछले सुप्रीम कोर्ट के साथ जब किया था तो वो आपके सामने देखिए, जो अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं या सलमान अकरम राजा हैं या दूसरे चंद प्रोफेशनल वकला हैं, वो उनका रवैया आप देखिए बहुत ही एक मोतदल है और वो समझते हैं कि अदालतों को कैसे साथ लेके चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रविश तर्क करनी होगी। ये किसी भी सियासी जमात के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती है कि आप यलगार कर दें अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए या जज को आप हद तनकीद बना लें। इस चीज़ से का फ़ायदा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ किसी को। हमेशा से जो हॉकिश एलिमेंट है, PTI में हॉकिश एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर डिसिप्लिन की भी कमी है। मसलन कल ये जो इतलात आई मीडिया की तरफ से कि जब गौहर खान साहब ने, वो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से जाके एक हॉकिश प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी मुनासिब नहीं है, अखलाकी तौर पे भी मुनासिब नहीं है और पार्टी डिसिप्लिन के भी मुताबिक नहीं है कि आप जब पार्टी चेयरमैन जो है वो एक मुंतखब चेयरमैन है, उनको इमरान खान साहब की हमायत हासिल है, अगर वो इसके जाके एक ऐलान करते हैं या एक स्ट्रेटजी बनाते हैं या एक पॉलिसी बनाते हैं तो जमातों में जो इल डिसिप्लिन जमातें होती हैं उससे फिर नुकसान होता है। और ये नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है। उनकी जो फैसला है, जो क़यादत है, वो बिल्कुल डिस्पर्स है और जो ऑपरेशन कैडर है वो अपनी अपनी मर्जी कर रहा है और वहाँ पे जो PTI को लॉन्चिंग पैड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से सियासत करने के लिए, कुछ लोगों को वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है उसका पोटेंशियल तो नज़र आता है, लेकिन जो सियासी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक सियासी अमल की, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में उनका मुकाबला नवाज शरीफ जैसे एक बिल्कुल तजर्बाकार सियासतदान से, वो एक तजर्बाकार सियासी जमात भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके सामने इलेक्शन लड़ना और उनको इलेक्शन हराना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिर्फ
पार्टी की पॉपुलैरिटी के ऊपर अगर डिपेंड करके लड़ा जाएगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने सारे मसाइल हैं, वहां आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह भी यही हॉकिश एलिमेंट है कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानियां लिए हुए हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो शायद मकबूल भी इसीलिए हैं क्योंकि वो जो बात है बबांग दोहल करते चले जा रहे हैं, चाहे किसी के भी खिलाफ है उसको वो जो है वो बेनकाब करते हैं। आपके नजदीक क्या स्ट्रेटजी इस वक्त अपनानी चाहिए पीटीआई को? देखिए समीना, बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फैसल चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा आप देखिए, ये तो होता है कि शॉर्ट टर्म में आप समझे कि फौरी तौर पे जज्बाती अवाम आपके साथ चल पड़े, और ख़ास तौर पे आपकी जो यूथ है, देखिए पीटीआई की ताकत मेन क्या है, पीटीआई की ताकत जो है वो यूथ ही है। यूथ ये हॉकिश जो चीज़ें हैं ना उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ ये फड़ लो जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दलेरी का। लेकिन सियासत की दुनिया एक अलग दुनिया, समझदारी की दुनिया, इसमें ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती। वक्ती तौर पे ज़रूर आप इसको पॉपुलर सियासत कह सकते हैं, वक्ती तौर पे आप ज़रूर इसके ज़रिए से सीढ़ी चढ़ सकते हैं, वक्ती तौर पे आप ज़रूर शायद जैसा जो सब कहते थे एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पे उसको इस्तेमाल करें और शायद आप एक आध इलेक्शन जीत भी जाएं, अगर एक उम्मीदवार की मैं बात करूं। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इसका नुकसान ना सिर्फ आपकी पार्टी को होता है, खुद आपकी ज़ात को होता है, बल्कि जमहूरियत को भी। सियासत में फिर रास्ते भी तो निकालने चाहिए ना। बिल्कुल, और फंस जाना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। ठीक बात। असल चीज ये है कि सियासत में फंस के निकल, बार बार फंसना तो बिल्कुल अक्लमंदी। हाँ जी, और फंस के निकलना अकलमंदी है। लेकिन आप नवाज शरीफ की सियासत से 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन वो जब फंसते हैं वो कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे वो निकल आए। तो अगर वो वापस भी उन्हें लाने में उनकी मदद करती है तो ये उसूल वगैरह की फिर हम किताबें बंद कर देते हैं, फिर बस अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसे ही चलने देते हैं। ये भी बात नहीं है, मैं इस बात की हिमायत नहीं कर रही। नवाज की कहा नजरियाती पॉलिटिक्स है। नहीं, मैं आप इमरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान साहब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सर मैं भी यही कह रही हूँ, नून लीग की नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं है ना, तो किताबा बंद कर देते, किताब नहीं चलती। मैंने एग्जैक्टली यही बात की पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो ठीक है कि वो उनकी पॉलिटिक्स ये है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम उसको अप्रिशिएट करें या क्रेडिट दें इसका कि ये आपकी बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स है कि आप नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। आप उसको अप्रिशिएट बिल्कुल ना करें, आप उसको बिल्कुल अप्रिशिएट ना करें, लेकिन आप 9 मई को भी अप्रिशिएट ना करें। अब मैंने 9 मई का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, जिक्र ऐसे ही होता है ना, एक जमात की अगर सियासत खान साहब तक ना 9 मई ना बढ़ो। उन्हें आजकल ना अभी वैसे एक गल चल रही है, फंस जाओ होते 9 मई आज ले आओ। नहीं सर, खान साहब डिस्कस करना है तो फिर 9 मई कर ले। सर इशू ये है खान साहब कि आप जो बात कर रहे हैं वो इस मुल्क की तलख सियासी हकीकत ज़रूर है कि यहाँ पे ऐसी जमातें हैं, ऐसे लोग हैं जैसे सेनेट में जिन्होंने करारदाद पास की, जिनका नजरियाती सियासत या सियासत की बुनियादी असूलों को वो कुछ जमा खातर नहीं लाते और वो प्रैक्टिकल सियासत पावर पॉलिटिक्स करते हैं। और पावर पॉलिटिक्स जो है इज़ ऑल अबाउट कमिंग इनटू पावर। इक़्तिदार की सियासत होती है और इक़्तिदार की सियासत जो होती है उसमें अखलाकियात या मोरालिटीज़ या प्रिंसिपल्स को नहीं देखा जाता। सर अब मेरा भी इसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। सिर्फ एक फिक्रा ले लें चोई साहब, मुझे पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी बता दें इस वक्त मौजूदा हालात में जो इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रही, प्रिंसिपल्स की सियासत कर रही है, असूलों की सियासत कर रही। कोई एक सियासी जमात अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कह दे मैं मान लेता हूँ कि जी ये असूलों की सियासत कर रही है। क्यों तुसी चौधरी साहब ने मुश्किल जो बुला रहे हैं? चौधरी साहब मैं चाह रहा हूं कि खान साहब मैं चाह रहे हैं तो शो करना। मैं यही कह रही हूं चौधरी साहब दोनों फिर फसाने ने बात। मुझे जरा ये बताएं सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तौहीने इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद हो गई फवाद चौधरी साहब पे भी, इमरान खान साहब पर भी। उस दिन आप तो सर वहाँ गए नहीं, वो बेचारे फंस गए दोनों। अब मुझे ये फरमा दीजिए उसके ऊपर हियरिंग के ऊपर भी बड़ा सर कंट्रोवर्सी आ गई है कि जनाब इमरान खान साहब ने कोई धमकियां शमकियां लगा दी हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान को कि मैं अगर आया तो आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपकी यानी फैमिली से मौजूद थी वहाँ पे वकील खातून भी, उनकी मैं गुफ्तगू भी सुन रही थी। एग्जैक्टली हुआ क्या मौजूद थी वो? देखिए ये ट्विस्टेड वर्जन है, मामलात इस तरह से नहीं हुए जिस तरह से इसको एक स्पेसिफिक एंगलिंग के जरिए उछाला जा रहा है। बात ये वहाँ पे कल भी डॉन में ये स्टोरी पब्लिश हुई है और जो वकील वहाँ पे बीना शाहिद हमारे एसोसिएट भी हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। उनका इंटरव्यू भी हमारे साकिब बशीर साहब है, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं,
उनके साथ उनका जो वीलॉग है उस पे उन्होंने सारी बात बताई है। जब ये बात हुई तो खान साहब रोस्टरम पे गए तो उन्होंने गिला किया इलेक्शन कमीशन से कि आपके हाथ में मिज़ान दिया गया है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, लेकिन क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शन कराया जा रहा है? आपका कॉन्डक्ट ना आइन के मुताबिक है ना इस्लाम के मुताबिक है। आपने उन्होंने गिला किया कि 900 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कराया है, उनका नोटिस नहीं लिया, आप मेरी जमात को टारगेट करते हैं और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें। तो उन्होंने कहा कि ये आइन के मुताबिक काम ना करना हो या आइन शिकनी जो हो उस पर आर्टिकल 6 लगता है। तो आपके ऊपर अब वो जज्बात में या गुस्से में, और उन्होंने ये भी कहा कि एक मेंबर के खिलाफ उनका एक रेफरेंस पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये इंसाफ के तकाजा पूरा करता है कि जब मेरा आपके खिलाफ रेफरेंस है और आप ही मेरा केस सुन रहे हैं तो ये किस किस्म का जो है ट्रायल किया जा रहा है। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। जिस तरह से ये कहा गया कि मुझे आपकी शक्लें याद हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी बात वहाँ पे नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कही। जो बात वहाँ पे खान साहब गुस्से में थे बिल्कुल आ जाते, उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे उनके वकला भी नहीं थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट जो है समीना वो भी आप ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। आज तक जेल के अंदर ट्रायल नहीं हुआ और कभी कंटेम्प्ट जैसा मैटर वो तो पैटी सा अफेयर होता है, उसके लिए आप जेल में जाके फर्द जुर्म आयद करें, हिस्ट्री में पहली दफ़ा जाके, फिर आप एक सियासी जमात के मांग चुके हैं मेरे ख्याल से, फंडिंग को भी भाई बात खत्म कर दें आप। उन्होंने वो उस वक्त उन्होंने भी अपनी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने जब आपको अपोलोजाइज किया, आपने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, लिख के दे दें। तो एक्सेप्ट करने के बाद जब वो जेल में गए तो उनको पता चला कि वो आपने उसके ऊपर कोई और ऑर्डर किया है। तो आप जो है अपना भी हाउस इन ऑर्डर करें, ये बात उन्होंने भी की। उन्होंने भी अपनी बात देखी। जब ट्रायल में होता, मैंने इसीलिए वो जो ट्रायल है ये चैलेंज भी हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जेलों के पीछे, जेलों की दीवारों के पीछे होने वाले ट्रायल जो हैं, इनकी जो किसी तौर पर भी शफाफियत जो है वो मुमकिन है। मसलन मीडिया अगर वहाँ पे होता, वहाँ पे अगर सबको एक्सेस होती तो ये कहानी ना बनती, या इसको इस तरह से ट्विस्ट करने की, एंगलिंग करने की जरूरत ना पड़ती। ज़रा वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जो देखा है वो अब पूछा जा सकता है। कल की डॉन में इफ्तिखार खान साहब ने स्टोरी पूरी पब्लिश की हुई है, उससे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनका उन्होंने रेफरेंस किया है। बिल्कुल ठीक है। मीडिया की शफाफियत के लिए मीडिया का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है, और इसी बात को बार बार हर कोई उठा रहा है। मीडिया वाले भी उठा रहे हैं और खुद खान साहब के वकला भी उठा रहे हैं कि हर केस में मीडिया की प्रेजेंस जरूरी है, ताकि पता चल सके कि अंदर क्या कार्रवाई हो रही है। वरना हर कोई अपने एंगल से ही स्टोरी बताएगा, खान साहब के वकला अपने एंगल से बताएंगे, दूसरे अपने एंगल से बताएंगे। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि नाअहली का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहमियत इख्तियार कर रखा है और उस पर फैसला भी महफूज हो चुका है। तो इमरान साहब, आपको लगता है कि जो ज़ाहिर अभी तो खैर फैसला जब आएगा तो हतमी तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसी रुकावट है जो दूर होने जा रही है, उसका फ़ायदा ना सिर्फ ये है कि मियाँ साहब को होगा, बल्कि जहांगीर खान तरीन साहब भी अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये दुरुस्त फैसला होगा कि नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। देखिए समीना, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बिल्कुल ना अहली जो है ताहयात नहीं होनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप किसी को सज़ा देते हैं किसी जुर्म की, तो वो सज़ा काटे और उसके बाद देखें कत्ल अगर होता है तो अगर आप उसको फांसी नहीं देते, उम्र कैद की सज़ा देते हैं, तो वो भी उम्र का कैद काट के वापस आ जाता। आप ये नहीं कहते, उम्र कैद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसने अब अपने मरने तक जेल में रहना। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मामलात हैं उसमें कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। ये जो सोसाइटी में ये तासुर कायम होता है कि जनाब मर्ज़ी से जिसको सज़ा दिलवानी हो, जिसको गेम से आउट करना हो, उसको आप सज़ा दे दें, किसी को फांसी लगा दें, किसी को आप नाअहल कर दें, किसी को बाहर भिजवा दें, किसी को जेल में डाल दें, किसी के ट्रायल भी जेल में हो जाए, और जिसको आपने पसंदीदा करार देना हो उसके लिए रावीज पूरा चैन लिख दे। तो ये इस तरह से अगर आप कोई बंदा जुर्म करता भी है तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरह के इकदाम करके उनको फैसिलिटेट करते हैं।
और आप उनके जुर्म में शामिल हो जाते हैं। लोग फिर आप पे एतमाद नहीं करते, लोग उस पे एतमाद नहीं करते। अब सवाल मेरे नज़दीक नाअहली ख़त्म होने से बड़ा ये सवाल है कि जिस जुर्म पे उन्हें नाअहल किया गया था, इसका मतलब है पूरा केस ही गलत था। जज जब फैसले देते हैं सर, वो बहुत सारे उनके ठीक भी हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जज को ये मार्जिन नहीं होता कि वो गलत फैसला दे। कहते 100 बेगुनाह बंदा जो है ना, 100 गुनाहगार बंदा, वो भले ही बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि, लेकिन बात ये कि अगेन उन्होंने तो शवाहिद के ऊपर फैसले करने हैं ना। जब शवाहिद उन्हें दिए गए, उन्होंने फैसला किया, बाद में दूसरी तरफ से अगर केसेस ही ना लड़े जाएं, वो अब क्या उसके ऊपर फैसला दें? तो फिर अब इसके ऊपर तो एक लंबी डिबेट अलग से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल डिबेट लंबी है, लेकिन आप ना फिर हमेशा की तरह असूली और पढ़ी लिखी बात कर रही हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ आपको पाकिस्तान की जो ऑन ग्राउंड, आप ये कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन होती है चूंकि हमारे मुल्क में, तो उस तनाजुर में नाअहली तायाद नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरा सिर्फ जो है ना मुअद्दबाना गुजारिश आपसे ये है कि पाकिस्तान में विक्टिमाइजेशन तो होती है, लेकिन यहाँ पे असूलों की बुनियाद पे, मेरिट पे फैसले नहीं किए जाते। यहाँ पे पसंद नापसंद, इशारों पे, टेलीफोन्स पे और उस तरह से भी मुकदमात के फैसले। चलिए चौधरी साहब, आपने भी सारी ये डिबेट देखी होगी क्योंकि इसकी तो लाइव टेलीकास्ट भी चलती रही है। तो इसमें एक दो नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट भी थे, जिस तरह से क्या आईनी तरमीम के, यानी पार्लियामेंट अगर इसके ऊपर कानून साजी करती है 2/3 से, तो फिर तो बेशक एक तरमीम चेंज की जा सकती है आइन की, लेकिन उसके बगैर ही सादा अक्सरियत से क्या इस तरह का उसमें चेंज किया जा सकता है? उसूली तौर पर भले हम इसको ठीक ही मान लें, लेकिन क्या इसका तरीक़ाकार पे क्वेश्चन नहीं उठेगा? और इस पे बात भी हुई, तो आपके नज़दीक एक्सपेक्टेड फैसला क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, क्या एक्सपेक्टेड फैसला, उस पर तो मैं बिल्कुल ही बात करूंगा, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। और सुप्रीम कोर्ट जो जितनी हुई है, तो वकीलों को भी कंटेम्प्ट के नोटिस होते हैं, तो मैं तो उसमें बिल्कुल माजर चाहता हूँ। और आप जाएंगे, वो कहते हैं आपके नाम के साथ चौधरी क्यों लगा हुआ है? चौधरी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो नहीं, मैं तो खैर चौधरी जो है वो लिखता नहीं हूँ, लेकिन होता है। अच्छा, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक बात लाइव टेलीकास्ट में समीना ऑन द लाइटर नोट खान साहब ये हुई है कि ये हमारे साथ रोज होता है। हाँ, जो लोग जो कहते हैं ना कि वकीलों ने तैयारी नहीं की हुई, और भाई तैयारी उन्होंने की, कोई बोलन देगा तो तैयारी का पता लगेगा। वहां पे तो MCQs होते हैं, ठा सवाल हो रहे हैं, भाई सुनते लें। मुझे याद आया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हफीज पीरजादा साहब के साथ एक दफा मैं बैठा हुआ, तो वो बड़े बड़े भी थे मेरे, उनके बुजुर्गों के साथ, मेरे बुजुर्गों के साथ उनके ताल्लुकात भी थे। तो मैंने कहा कि अंकल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर सुप्रीम कोर्ट एंड दिस सुप्रीम कोर्ट? तो उसने कहा, वेल, सुप्रीम कोर्ट यूज्ड टू बी वेरी पेशेंट, तो दे यूज्ड टू हियर द लॉयर्स, नाउ डेज थिंग्स हैव चेंज्ड। तो बात यह है जी कि ये जो है लाइव टेलीकास्ट में, एक तो अल्लाह का ये शुक्र हुआ है कि वकील किस पुलिस रात से गुजरते हैं ये भी लोगों को पता चल गया है कि क्या होता है। दूसरी बात ये देखें जी कि यहाँ पे ये 62-63 का जो मामला है, इसमें मेरी ओपिनियन समीना ये है कि ये जो 62-63 का मौजूदा सूरत है, जो मौजूदा खदोखाल है, ये बिल्कुल ना इखलाकी तौर पर हैं, ना कानूनी तौर पर दुरुस्त हैं, ना आइनी तौर पर दुरुस्त हैं। इनको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना चाहिए। इसमें मेरी राय बिल्कुल ओपन है। 184(3) के अगेंस्ट जो सोमोटो है, उसके अगेंस्ट भी अपील होनी चाहिए। लेकिन जो आपने बात की, बड़ा नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया है कि उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। उसका तरीक़ेकार आइन में अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट करके आप कह दें कि जी ये सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन जाके करेगी। मौजूदा सूरत में जो आइन का एक स्ट्रक्चर है, उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी, हालांकि उसमें काफ़ी अच्छी बातें भी हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए भी आइन को अमेंड किया गया। और यही वो बोन ऑफ कंटेंशन थी जो मुख्तलिफ फैसले आए कि उन्होंने ये कहा कि आप आइनी जो एक ढांचा है उसको छेड़ने, उसको तब्दील करने का तरीक़ाकार भी आइन में दिया गया 2/3 अक्सरियत के साथ। आप उसको अगर सानवी कानून साजी के ज़रिए चेंज करना शुरू कर देंगे, जो कि हुआ है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मोर शब्द भी किया है, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा चाहिए साहब, उससे फिर आइन का हुलिया है वो बिगड़ जाएगा। चाहिए साहब, सिर्फ एक बात बता दें कि ये जो फैसले आजकल महफूज कर लिए जाते हैं, तो क्या गैर महफूज फैसले ठीक नहीं होते जो महफूज कर लिए जाते हैं? जब फैसला हो गया तो सुना क्यों? जजेस की आराम मुख्तलिफ होती है, लार्जर बेंच है, मेरा ख्याल में तो आई एक्सपेक्ट के डाइसेंटिंग व्यू आए, ताकि ज़्यादा लोगों को मुख्तलिफ जो है ना जावियों से
चीज़ों को जांचने का। राइट, चलिए जी, यहीं पे आज अपनी डिस्कशन को करते हैं नाजरीन। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।